Hello students, myself Vikas Kumar Sir, Assistant Professor in Bharti College of Pharmacy, Chandkuri. लास्ट टाइम हमने फार्मासिस्ट के रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का पार्ट है। डी फार्मेसी सब्जेक्ट ऑफ DSDM, ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आगे हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट। कंपनसेशन क्या होता है? जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन कर लिए, उसके बाद कंपनसेशन मतलब उसका सैलरी वेजेस क्या होता है, कैसे डिटेल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनसेशन इज नथिंग बट इट इज द refer to a wide range of financial, non-financial rewards or payment, just like HRA, traveling allowance, daily allowance, provident fund, bonus, and medical facilities, medical wages. That is called compensation of pharmacists for their job. अब हम देखते हैं characteristic of ideal compensation of pharmacist। जो आइडियल compensation होना चाहिए उसका लक्षण क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है सिंप्लिसिटी, मतलब जो कंपनसेशन है वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कंफ्यूजेबल नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को समझ में आ सके और वह सिंपल वे पे उसी के बेस पे वो काम कर सके, है ना। तो सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बहुत ही कठोर नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कंपनसेशन है कठोर मीन्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। तो जिससे कि क्या है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा और कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको अच्छी से अधिक प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अट्रैक्टिव होना चाहिए, किसी भी कंपनसेशन का यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अट्रैक्टिव हो, तभी तो कोई भी पर्सन या फिर एम्प्लॉय उसको जॉब करने के लिए हायर हो, है ना। तो वह क्या है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटीज। अगर किसी एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, तो उसका हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज का एक्स्ट्रा पे करेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा ड्यूटीज के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी होना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना अनिवार्य है किसी भी कंपनी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, मतलब हमें इस टाइप का एटमोस्फियर किसी भी कंपनी या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड में जनरेट करना है, कंपटीशन की भावना दो एम्प्लॉय को भी, ताकि वह एक दूसरे को देख के अच्छे से काम कर सके। तो जो कंपनसेशन हम देंगे कॉम्पिटिटिव बेस पे देंगे, ताकि एम्प्लॉय आगे चल के एक दूसरे के वर्क स्टाइल को देख के आगे अप्रोच करे और पॉजिटिव वे पे जाए। प्रोविजन प्रमोशन, जो भी एम्प्लॉय एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन किया है या फिर स्टार्टिंग स्टेज पे जो ज्वाइन किया है एज अ फार्मासिस्ट, उसको प्रोविजन कंपनसेशन देना चाहिए, ताकि वो उसको प्रमोशन के बेस पे ले सके और अच्छे से काम कर सके। उसको क्या है, इंकरेज मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, है ना। तो क्या प्रमोशन के बेस पे प्रोविजन के रूप में हम प्रमोशन करेंगे, जिससे उसको इनिशिएशन मिलेगा। उसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी भी होना जरूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जैसे HR है, PA है, DA है, PF है, बोनस है, मेडिकल लाइसेंस है, तो ये सब यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए सभी एम्प्लॉय
ऐसा नहीं कि एक ही जॉब एक ही फार्मासिस्ट को आप दूसरे HR दे रहे हैं, दूसरे TD दे रहे हैं और अनदर फार्मासिस्ट को अलग दे रहे हैं, तो यह नॉट गुड फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, जो भी अपना कंपनसेशन है तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स। क्विक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है या फिर बोनस या फिर सरप्लस काम करता है, जिसका पर्टिकुलर अगर सेल करने का टारगेट है या फिर किसी भी एक्सपायरी प्रोडक्ट को रनिंग करने का टारगेट है, या सम वे अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो हमें उसके क्विक इम्प्लीमेंटेशन करना है इंसेंटिव्स के रूप में, मतलब उसको इंसेंटिव देना है क्योंकि वह बहुत अच्छा काम किया है हमारे सोच से। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है जो कंपनसेशन को इफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, किसी भी एम्प्लॉय का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा हम देखते हैं कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसके कंडीशन के हिसाब से भी हम उसका कंपनसेशन के बारे में बात कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय का अगर हम इंटरव्यू लेते हैं या फिर उसको ज्वाइन कराते हैं तो कौन सा मार्केट हम सेल कर रहे हैं, मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, हायर प्राइस, लोअर प्राइस, मिडिल प्राइस या फिर इकोनॉमिकली है, उसके बेस पे हम कंपनसेशन अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तीसरा देखते हैं जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट कितना है, उस बंदे को जॉब की कितनी जरूरत है, या फिर हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास उसको जॉब कितनी जरूरत है, जैसे फार्मासिस्ट की कितनी जरूरत है, उसको उसके बेस पे हम HR के थ्रू जो जॉब रिक्वायरमेंट है वह इफेक्ट करता है कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट। गुडविल ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी का जो गुडविल होता है उसके बेस पे वह एक क्राइटेरिया निश्चित करता है कि किसी भी एम्प्लॉय को पर्टिकुलरली कितना कंपनसेशन देना है। फार्मासिस्ट का एक रूल रेगुलेशन वो फॉलो करता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी एक्ट बना है ना, उसके हिसाब से वह उसका कंपनी के गुडविल के हिसाब से भी उसका, जैसे हम देखते हैं किसी किसी कंपनी में बहुत अच्छा कंपनसेशन दिया जाता है लेकिन किसी कंपनी में थोड़ा कम दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पे कम दिया जाता है उस कंपनी में उसका गुडविल एज कम्पेयर टू जहाँ पे हायर रहता है उसके हिसाब से कम रहता है, या फिर वो मार्केट में स्टेबलाइज नहीं हो पाता। इस कारण कंपनी का जो गुडविल है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट को। पांचवा देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कंपनसेशन ऑफ एनी फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी कौन कौन सी है, कौन कौन सा फॉलो करते हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी गवर्नमेंट को कौन कौन सा फॉलो, कंपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसके बेस पे वो कंपनसेशन दे रहा है, यह भी इफेक्ट करता है। एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे, मतलब जो फर्म्स हैं वह एबल होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है फार्मासिस्ट के लिए, जो भी कंपनसेशन सेट किया गया है वह कोई भी कंपनी यह एबल होना चाहिए कि वह पे कर सके पर्टिकुलर कंपनसेशन। आठवां देखते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोफेशनल्स मतलब प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर इफेक्ट करता है जो कि कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट डिफरेंट मेथड जो कि यूज किया जा सकता है कंपनसेशन के लिए फॉर एज ए गुड फार्मासिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय का फेयर लेने के लिए या फिर उसको अच्छा प्रॉपरली वर्क कराने के लिए, स्मूथ वर्क कराने के लिए, ईमानदारी से काम कराने के लिए उसको कंपनसेशन देना बहुत जरूरी है। तो हम आइए हम देखते हैं कौन कौन से मेथड यूज किया जा सकता है। द फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड सैलरी मेथड।
फिक्स्ड सैलरी मेथड में क्या होता है कि उसका सैलरी फिक्स्ड रहेगा, उसमें सभी चीज इंक्लूडेड रहेगा, जैसे HRA है ना, टीए है, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, इंसेंटिव्स, कमीशंस और जो मेडिकल अलाउंसेस है वो सब इंक्लूड रहेगा, सिर्फ एक मुश्त सैलरी रहेगी उसको, है ना। तो जो भी डायरेक्ट बात किया जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को, तो उनको एक फिक्स्ड सैलरी के बेस पे ही उनको हायर किया जाएगा, है ना। तो ये मेथड होगा फिक्स्ड सैलरी मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं सैलरी प्लस कमीशन मेथड। इसमें क्या रहेगा, सैलरी भी रहेगा प्लस कमीशन भी रहेगा, है ना। इसमें सैलरी के साथ साथ कमीशन भी उसको मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ अचीवमेंट करने रहेंगे तो उसके बेस पे उसका हम कमीशन भी दे सकते हैं। तीसरा देखते हैं स्टेट कमीशन, मतलब इसमें क्या है, उसको सैलरी इंक्लूडेड नहीं रहेगा, उसको सीधा स्टेट कमीशन दिया जाएगा। स्टेट कमीशन में वो सिर्फ कमीशन के बेस पे ही काम करेगा, और जितना काम करेगा उसके बेस पे उसको उतना कमीशन मिलेगा, है ना। उसके बेस पे काम करेगा, उसमें सैलरी इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसीलिए इस मेथड को स्टेट कमीशन मेथड कहा जाता है। चौथा देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मेथड। जो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो प्रॉफिट शेयरिंग मेथड का यूज करके, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन है, जब कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उसके बिहाफ पे वो उसको उसका सैलरी जो है वह डिसाइड करता है, या फिर कंपनसेशन जो है डिसाइड करता है। तो ये 100% जो डिपेंड होता है वो प्रॉफिट शेयर के ऊपर रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पांचों देखते हैं सैलरी और बोनस। ये जो पांचों मेथड है वो सैलरी तो रहता है या फिक्स्ड, उसमें सभी चीज इंक्लूड रहता है, HRA DA इंक्लूड रहता है, मेडिकल अलाउंस सब इंक्लूड रहता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटी करता है या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करके वो सेल को बढ़ाता है ना, तो उसको हम बोनस भी देते हैं। तो सैलरी प्लस बोनस मेथड यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पर्पस। पर्पस क्या है, नीड या फिर पर्पस। हमें क्यों जरूरत है कंपनसेशन करने की, तो देखते हैं पहले गुड एम्प्लॉय रिटेंस, मतलब रिटेंस ऑफ द गुड एम्प्लॉय इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी अच्छे एम्प्लॉय हैं उसको हम कंपनसेशन देके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रोक सकते हैं, ताकि वह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में न जाए जहाँ पे सेम कंपनसेशन या फिर थोड़ा अट्रैक्टिव कंपनसेशन होता है। तो हम अपने जो गुड एम्प्लॉय हैं उसको हम रोक सकते हैं और उसके साथ अच्छे से हम काम कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल कर सकते हैं, उसका गुडविल को बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं इंकरेज। Due to the providing a compensation of the pharmacist by the any organization, we will definitely build up and encourage the employee for their work, for their integrity to the organization. किसी भी एम्प्लॉय का इंटेग्रिटी, उसका ईमानदारी से काम करना और उसको अच्छे से काम करने के लिए उसको इंकरेज करने के लिए कंपनसेशन देना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है मेंटेन द गुड एंड स्मूथ वर्किंग। हम कंपनसेशन के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय का जो गुड है, गुड वर्किंग कंडीशन है, अच्छा काम करता है, उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। कंपनसेशन देते रहेंगे तो वो क्या है, इनिशिएटिव देते रहेगा और अच्छे से काम करेगा और स्मूथ वर्क करेगा, पर्टिकुलर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। So students, today we will complete the compensation of pharmacist. हम इसके बारे में डेफिनेशन देंगे, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, मेथड देंगे, पर्पस देंगे, है ना, कैसे यह बिल्ड कर सकते हैं हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और आगे क्लास कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू।